नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। इनकम टैक्स के अंदर आज की क्लास के अंदर हम एक और नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा एग्रीकल्चर इनकम। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ इस क्लास के दरमियान आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैं आप सभी को इनिशियल लेवल से समझाता आ रहा हूं, जब भी आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं ना, तो इनकम टैक्स अपने आप में कॉम्बिनेशन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, अलोंग विद आपको थ्योरी भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको एक परफेक्ट रेशियो मिलता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाइएल के स्टूडेंट है, या एनसीवेब के स्टूडेंट है, या हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, तो भी आपको कुछ इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। इनकम टैक्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफी प्रैक्टिकल है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर भी है जहां से आपको 101% थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक चैप्टर आपका ये एग्रीकल्चर वाला रहने वाला है। एग्रीकल्चर इनकम बहुत छोटा सा चैप्टर है, वन शॉट के अंदर हम लोग कवर करेंगे, और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन यहां से आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो अगर क्वेश्चन यहां से आएगा तो डायरेक्ट एक केस स्टडी आएगी जिसको एनालिसिस करके आपको आंसर को टैकल करना होगा। तो आपको इनिशियल लेवल पे एक एक सेक्शन को अंडरस्टैंड करना है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा, उन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड कर लेना है, और तमाम चीजों को समझने के बाद आपको एक एक चीज के ऊपर प्रैक्टिस करना है, ताकि अभी जो आपके दिसंबर में एग्जामिनेशन होंगे उनमें आप लोग बेहतर स्कोर कर सके। बहरहाल अब देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, चैप्टर का नाम क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। अब आप नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है। बहुत बेसिक सा मीनिंग है। एग्रीकल्चर का मतलब आप लोग समझते भी होंगे, हम लोग किसकी बात करते हैं? हम लोग खेती की बात करते हैं। और जब भी आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं ना, तो एक शब्द आता है एग्जम्प्ट, माने वहां पर हमें इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। और कुछ आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सुना भी होगा, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट होती है, उसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि ये बात पूरी तरह सही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर भी काफी ऐसी चीजें हैं, काफी ऐसे लूप होल हैं, जिनको अगर आप लोग एक बार समझ लेंगे तो आप तभी क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, आप अगर आप एग्रीकल्चर इनकम को पढ़ना चाहते हैं ना, तो जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके अंदर आपको सेक्शन 2 के अंदर फर्स्ट ए को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आप लोग किसके साथ डील करेंगे? आप लोग सेक्शन 2 की बात करेंगे, फर्स्ट ए की बात करेंगे। और मैं थोड़ा सा और एडवांस अगर जाता हूं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहीं पे क्लियर कर देता हूं। 2(1)A के अंदर आपको 3 अलग अलग सेक्शन दिए जाते हैं। हालांकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके व्यक्तिगत जो इंप्रूवमेंट है, एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के बिहार पे आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सेक्शन 1A के अंदर सबसे पहले स्मॉल ए आएगा, उसके बाद 2A के अंदर, इसके बाद 1A के अंदर यहाँ पे बी वाला भी आता है, और ऐसे आप लोग सेक्शन 2(1)A के अंदर आप लोग सी भी पढ़ते हैं। तो 3 अलग अलग सबसेक्शंस या क्लोजेस आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि इनका हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सभी के पास होनी चाहिए कि जब भी आप लोग एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं तो सर हम सेक्शन 2(1)A की बात करेंगे। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, केवल आपको इतना ही एग्जाम के अंदर लिख के आना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम की अपनी एक डेफिनेशन निकल के आती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी जमीन है, जमीन का टुकड़ा है, और जिसके ऊपर आप लोग खेती करते हैं, ध्यान रखिएगा कि क्या करते हैं आप लोग? खेती करते हैं। खेती का मतलब खेती से जुड़े हुए कुछ ऑपरेशंस हैं, जिनकी लिस्ट में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। वो ऑपरेशन अगर आप लोग हिंदुस्तान के अंदर, अगर आपके पास कोई जमीन है उसके ऊपर करते हैं, तो उस केस में जो उससे इनकम आपको जनरेट होगा ना, ड्राइव होगा ना, उसको क्या बोलोगे आप लोग? एग्रीकल्चर इनकम बोलोगे। और कहीं ना कहीं वो इनकम टैक्स के अंदर आपको एग्जम्प्ट देखने को मिलता है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी इनकम है जिसको आपने ड्राइव किया है, कहां से? फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया से बाहर आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है, लैंड का हिस्सा है, तो वो आपका अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा, वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगा। आपको याद क्या रखना है? अदर अगर आपकी लैंड है वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, और उसको आप लोग यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, माने आप खेती के काम के लिए उसको यूज कर रहे हैं, जहां पे आप लोग इंक्लूड करके चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बच्चे इसको मिस
कर देते हैं, इंक्लूडिंग सर्टेन रिलेटेड ऑपरेशंस, माने खेती से जुड़े हुए कुछ ऑपरेशंस उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में आप लोग बोलते हैं ये जो इनकम है ये क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। माने अगर आपके पास कोई भी इनकम है जिसको आपने ड्राइव किया है लैंड सिचुएटेड इन इंडिया यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस एंड इंक्लूडिंग सर्टेन रिलेटेड ऑपरेशंस, तो उस केस में जो इनकम होगी उसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको बोलोगे एग्रीकल्चर इनकम। कौन सा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, सेक्शन 21A आपको पढ़ना है। यहाँ पे भी 3 क्लोजेज आ जाते हैं 21A के अंदर A, B और C, ठीक है ना, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज मैंने आपको बताई, ये भी आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आप लोग फॉरेन की बात करेंगे, हिंदुस्तान से बाहर की अगर आप लोग बात करते हैं तो उस केस में आपका एग्जम्प्ट नहीं मिलेगा। आपको ये थोड़ा आपको ध्यान में देना है। ओनली इनकम फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर लैंड क्वालिफाई करती है इस डेफिनेशन को। अगर आपकी जो लैंड है, धरती है, एग्रीकल्चरल इनकम है, अगर फॉरेन से आती है, फॉरेन के अंदर अगर आप लोग खेती करते हैं तो वो एग्जम्प्टेड नहीं होगी। इस बात को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में, अपने दिमाग में रख लेना है। क्लियर? तो बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि जब भी सर एग्रीकल्चर इनकम की बात आएगी ना, कौन कौन से सेक्शंस इससे जुड़े हुए हैं, एग्जैक्टली कौन सा एग्जम्प्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, और लॉ क्या कहता है, एग्जैक्टली एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आप थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। अब जब भी आप लोग एग्रीकल्चरल इनकम की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स 3 कंपोनेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21A की अगर आप लोग बात करते हैं तो 3 मेन कैटेगरी होती है जो कंपोनेंट के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी होती है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान सी चीज है, इसको बोलते हैं आप लोग बेसिक ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी सेकंड कैटेगरी होगी सेकेंडरी ऑपरेशंस। उसके बाद एक होएगा आपका इनकम फ्रॉम द फॉर्म बिल्डिंग, यानी कि आपके पास कोई फॉर्म है, ठीक है ना, वहां पे आपका बिल्डिंग है, फॉर्म बिल्डिंग अगर आपके पास है ना, ठीक है, उस केस में भी ये आपका तीसरा कंपोनेंट, तीसरी कैटेगरी माना जाता है। इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड से अगर आप लोगों को इनकम होती है, अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उससे अगर आपको कोई इनकम होती है तो ये पहला कंपोनेंट है। और यहां पे याद रखिएगा इसको बेसिक ऑपरेशंस की कैटेगरी में रखा गया है। और इनकम फ्रॉम द प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, कीवर्ड इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से, जिसको आप लोग सेकेंडरी ऑपरेशन बोलते हैं। और तीसरा इनकम फ्रॉम द फॉर्म बिल्डिंग, एक एक करके मैं डिटेल में डिकोड करने वाला हूं, इसको बोलते हैं रिलेटेड एग्रीकल्चर। तीनों किसके अंदर आते हैं, ये कहां से निकाला है मैंने डेफिनेशन, ये सेक्शन 21A के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूडिंग 3 मेन कैटेगरीज, जिसको मैं बता रहा हूं ना, वो रहने वाले हैं। क्लियर? तो 3 आपके रहेंगे। एक को आप लोग क्या बोलोगे, फर्स्ट कैटेगरी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग इसको बेसिक ऑपरेशंस बोलने वाले हैं। क्लियर? याद रखिएगा, पहली कैटेगरी किसके अंदर आएगी, बेसिक ऑपरेशंस के अंदर आएगी, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है वहां से जो इनकम आएगी वो यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं। क्लियर है? अगर आप लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको आप लोग सेकेंडरी ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंडरी ऑपरेशंस के अंदर आप लोग क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी ऑपरेशंस के अंदर हम लोग किसको रखते हैं, प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी इनकम है और वो कहां से है, वो आपकी है प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, तो उसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी ऑपरेशन बोला जाएगा। और तीसरा क्या रहने वाला है, इनकम फ्रॉम फॉर्म बिल्डिंग, यानी कि अगर आपने कोई मकान वगैरह बना लिया है ना, आगे मैं बताऊंगा मकान का यहाँ पे अपना मीनिंग होता है इनकम फ्रॉम फॉर्म बिल्डिंग। अगर आपके पास इनकम होती है फॉर्म बिल्डिंग से तो ये केस भी आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा। क्लियर? अब एक एक करके इन तीनों चीजों को मैं आपको समझाऊंगा, तीनों का अपना मीनिंग क्या होता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अभी तक हमने क्या समझा कि सर ये एग्रीकल्चरल इनकम का क्या मीनिंग होता है और कौन से सेक्शन इससे जुड़े हुए हैं, जिनको आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। उसके बाद हमने देखा अगर आप लोग एग्रीकल्चरल की बात करते हैं तो इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। 3 मेन कंपोनेंट के नाम हम लोगों ने टाइटल अंडरस्टैंड कर लिए। अब एक एक करके हम लोग तमाम चीजों को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग बात करते हैं इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड की, ठीक है ना, अगर आप लोग, आपके पास कोई भी खेती वाली जमीन है और उससे अगर आप लोग इनकम जनरेट करते हैं, अब ये कहां से होगी, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। इसको आप लोग बेसिक ऑपरेशंस की कैटेगरी में रखेंगे। देखिए, आपको इनकम हो सकता है कल्टीवेशन से, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द लैंड बाय द कल्टीवेशन, आपने जमीन का कल्टीवेशन किया है।
कल्टीवेशन से जो इनकम जनरेट होगा दैट इज द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड या इनकम फ्रॉम द बेसिक ऑपरेशंस। उसके बाद सेकंड आप लोग क्या कह सकते हैं, परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशंस। ध्यान रखिएगा अगर आप लोग बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स बेसिक ऑपरेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना है। अगर आप लोग कहते हैं बेसिक ऑपरेशंस की तो यहाँ पे आप लोग टीलिंग की बात कर सकते हैं, शोविंग की बात कर सकते हैं, प्लांटिंग की बात कर सकते हैं और लास्ट में आप अपने खेत को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये तमाम ऑपरेशन है, इनको आप लोग बेसिक ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। और अगर आप लोग ये परफॉर्म करते हैं और इनसे अगर आपको कोई इनकम होता है तो दैट इज द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर आएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो है ना दीज एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द, ये किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, माने ये ऐसी एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप से डायरेक्टली संबंधित है, जुड़ी हुई है। दैट्स व्हाई इनको क्या बोला जाता है, बेसिक ऑपरेशन बोला जाता है। क्लियर? तो बेसिक ऑपरेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर रही होगी। अगर आप इनमें से कोई भी इनकम ड्राइव करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द लैंड बाय, अगर आप लोग कल्टीवेशन की बात करते हैं, बेसिक ऑपरेशन से बात करते हैं, तो ये तमाम चीजें कहां पे आएंगी, ये बेसिक ऑपरेशन के अंदर आएंगी। और ये पहला कंपोनेंट रहेगा जिसको आप लोग क्या कहने वाले हैं, इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड। एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा यहां से जो इनकम होगा ना, यहां से जो इनकम होगा इसको 100% एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे और यहाँ पे ये फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। माने अगर आपको जितना भी पैसा आपका यहाँ से आया ना, पूरा का पूरा पैसा क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। पूरा इनकम क्या रहेगा, यहाँ पे आपका एग्जम्प्ट रहेगा। इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना है। क्लियर? तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। जो अभी के लिए हमने समझे हैं, हमने 3 कैटेगरियां बनाई। पहली क्या बनाई, बेसिक ऑपरेशन से जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कल्टीवेशन की बात कर सकते हैं, टीलिंग, शोविंग, प्लांटिंग एंड द हार्वेस्टिंग की बात कर सकते हैं। आप लोग बात कर सकते हैं वो सारे ऑपरेशन जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं टू द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रोडक्शन, उससे बियॉन्ड हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो तमाम चीजें 100% क्या रहेंगी, एग्जम्प्टेड रहेंगी। इसको आपको मार्क कर लेना है। तो पहली कैटेगरी आपको समझ में आई। दूसरी कैटेगरी क्या थी, इनकम फ्रॉम द प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सेकेंडरी ऑपरेशन जिसको कहते हैं। काफी बच्चों को ये शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आपको बेटर क्लैरिटी होगा कि सर इसका क्या मीनिंग है। हमने क्या बोला है, हमने बोला है प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है ना, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और आसान डेफिनेशन निकल के आती है। क्या कहती है, व्हेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड, जब भी आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनको प्रोसेस किया जाता है, किसके लिए, मार्केट में फिट करने के लिए। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब भी आपके पास आपने कोई भी खेती किया है, खेती करके आपके पास कोई भी एक आपका प्रोड्यूस आता है, कोई भी मान लीजिए आपने सरसों का खेती किया है और सरसों से एक मार्केट फिट मेरे को ऑयल बनाना है, सरसों का तेल बनाना है, तो उसको प्रोसेस किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो सेम बात तो ये यहीं पे हो रही है, व्हेन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड टू मेक इट फिट टू मार्केट। ठीक है, या फिट फॉर मार्केट। अगर आप लोग मार्केट में फिट करने के लिए किसी भी प्रोड्यूस को प्रोसेस करते हैं, जैसे अगर आप लोग तंबाकू की पत्तियों को ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग तंबाकू लीव्स, या फिर आप लोग कहते हैं डेजलिंग ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट्स को डेजल करते हैं, क्लीनिंग एंड द गार्डनिंग ग्रेन्स करते हैं, तो तमाम चीजें क्या है, ये सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग बेसिकली अपने जो प्रोड्यूस है, आपने खेती से जो प्रोड्यूस लिया है ना, आपका जो प्रोड्यूस हुआ है खेती से, उसको क्या बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग उसको फिट टू मार्केट बना रहे हैं। ठीक है ना, एक ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं जो मार्केट के लिए क्या हो, फिट हो। तो हम लोग क्या कहेंगे, फिट फॉर मार्केट। ये बहुत आसान सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं ना, उसको कहते हैं, इन तरीके के प्रोसेस से जो इनकम आती है दैट इज द इनकम फ्रॉम द प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और इसको आप लोग बोलते हो सेकेंडरी ऑपरेशन। अपने जहन में रखना है। क्लियर है? इफ द प्रोसेसिंग इज नेसेसरी, अगर आपका प्रोसेसिंग क्या होता है, नेसेसरी टू मेक द प्रोड्यूस सेलेबल, माने आपको क्या करना है, अपने जो प्रोड्यूस हुआ है, आपका जो प्रोडक्ट नहीं, प्रोड्यूस जो खेत से प्रोड्यूस हुआ है ना, अगर आपको उसको सेलेबल बनाना है, बेचने योग्य बनाना है, लेकिन आपने क्या इंक्लूड नहीं किया है, उसके अंदर कोई भी एडिशनल कमर्शियल वैल्यू ऐड नहीं किया है। अगर आपने उसके अंदर कोई एडिशनल कमर्शियल वैल्यू ऐड किया तो उस केस में वो इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा। विदाउट एडिंग द कमर्शियल वैल्यू देन द इनकम रिमेन द एग्रीकल्चरल इनकम। इसको क्या बोलोगे,
बोलोगे, एग्रीकल्चरल इनकम बोलोगे। समझ में आई कि नहीं आई ये बात? क्या कहता है? ये कहता है अगर आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको प्रोसेस करते हो आप लोग फिट फॉर मार्केट बनाने के लिए, जैसे अगर आप तंबाकू की पत्तियों को सुखाते हैं, डार्जलिंग ग्राउंड्स करते हैं, क्लीनिंग एंड द गार्डनिंग ग्रेन्स करते हैं, इफ द प्रोसेस इज नेसेसरी टू मेक द प्रोड्यूस सेलेबल नॉट एडिंग द कमर्शियल वैल्यू, देन द इनकम रिमेन द एग्रीकल्चरल इनकम। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बेसिक बात आपको समझ में आई होगी। जैसे अगर आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, बट इफ द प्रोसेस एडिंग एक्स्ट्रा वैल्यूज, अगर आप लोग क्या करते हैं एक प्रोसेसिंग के अंदर एक्स्ट्रा वैल्यूज को ऐड करते हैं बियॉन्ड द बेसिक नीड के बियॉन्ड जाकर के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग ले सकते हैं मिल्क का, दूध आपने जनरेट किया, मिल्क एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो नहीं बोलेंगे, एक प्रोड्यूस है, ठीक है ना। अब मिल्क से आप लोग क्या करते हैं, घी निकालते हैं, तो यहाँ पे ये आपका बियॉन्ड एक जो आपका नीड है, बेसिक नीड है, उससे जाकर के आपने यहाँ पे एडिशनल वैल्यू दिया है। या फिर आप लोग शुगर की बात कर सकते हैं या शुगर केन की बात कर लीजिए। शुगर केन का मतलब क्या होता है, आपका गन्ना होता है, और शुगर केन से अगर आप लोग शुगर जनरेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी ये एडिशनल वैल्यू है। और यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप लोग करते हैं तो फिर आपका ये एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर नहीं रहेगा, ये बिजनेस इनकम के अंदर चला जाएगा। क्लियर? ये किस में चला जाएगा? बिजनेस इनकम के अंदर पार्शियली, और पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर चला जाएगा। माने कुछ परसेंटेज बिजनेस इनकम के अंदर कितना रहेगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ किस में चला जाएगा, आपका बिजनेस इनकम के अंदर चला जाएगा। समझ में आया? तो सेम बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बट इफ द प्रोसेस एडिड एक्स्ट्रा वैल्यूज बियॉन्ड द बेसिक नीड प्रोड्यूसिंग घी फ्रॉम द मिल्क एंड सुगर फ्रॉम द शुगर केन, ठीक है ना। आपने क्या किया, शुगर प्रोड्यूस किया है शुगर केन से, या फिर आप लोग घी प्रोड्यूस करते हैं दूध से, तो ये आपका कहां पे रहेगा, ये आपका पार्शियली एग्रीकल्चरल बन जाएगा, पार्टली बोल दीजिए, व्हाट एवर प्रोनाउंसिएशन आप लोग इसका कर सकते हैं, या फिर पार्टियली बिजनेस इनकम बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे दो कैटेगरियां बन जाती हैं। अगर आप लोग कुछ एडिशनल कमर्शियल वैल्यूज ऐड करते हैं तो वहां पे वो पार्टियली बिजनेस इनकम में चला जाएगा, और पार्टियली कहां पे चला जाएगा, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में चला जाएगा। ठीक है? तो इस कैटेगरी को आप लोग अपने जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसके ऊपर भी कई बार क्या होता है, आपके एग्जामिनेशन के अंदर केस स्टडी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्यों होता है अभी मैं आपको बताऊंगा भी। क्लियर है? बहुत आसान है वैसे तो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। आपको क्या बिल्ड करना है, फॉर्म बिल्ड करना है, ठीक है ना। इसको कहेंगे रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। रेंट और ए रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग इज एग्रीकल्चरल इनकम इफ, ध्यान दीजिएगा, दो इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी अपने पास आई है। क्या क्या है दो इंपोर्टेंट टर्म, एक तो ये रेंट की बात कर रहा है। क्लियर है? किसकी बात कर रहा है, रेंट की। एक ये रेवेन्यू की बात कर रहा है, जो आप लोग ड्राइव करते हैं किसी भी बिल्डिंग से, याद रखिएगा किसी भी बिल्डिंग से, ठीक है ना। उसको कब बोलोगे कि भाई साहब ये एग्रीकल्चरल इनकम है, अगर बिल्डिंग इज ओन, कहां पे है, बिल्डिंग ओन है, या फिर नियर एग्रीकल्चरल लैंड है। पहली कंडीशन क्या है, या तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड की, यानी कि आपकी खेती वाली जमीन के ऊपर वो बिल्डिंग है, या उसके कहीं पास है, पहली कंडीशन है, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड बाय द कल्टीवेटर, इसको यूज कौन करता है, या तो कल्टीवेटर यूज करता है, या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, यानी कि जो आपका रेंट इन काइंड का रिसीवर है, या तो वो यूज करे, या तो आपका कल्टीवेटर यूज करे, ठीक है। किसके लिए, ड्वेलिंग हाउसेस के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। सभी आप लोग समझते होंगे इसका क्या मतलब है। उसके बाद आप लोग स्टोर हाउसेस के लिए इसको यूज कर सकते हो। कैटल सीड, या फिर आप लोग सिमिलर पर्पस रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, इसके लिए आप लोग इसको यूज करते हो। द लैंड इज सब्जेक्ट टू द लैंड रेवेन्यू और ए लोकल रेट। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या कहेंगे, ये भी किस में आता है, इनकम फ्रॉम द फॉर्म बिल्डिंग के अंदर आता है। क्लियर है? और ये कहां पे किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ये भी आपका एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर आ जाएगा। इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना है। क्लियर है? तो कहां पे आ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आ जाएगा। आपका जो बिल्डिंग है उससे आप लोग कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या रेंट जनरेट कर रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना। या तो रेवेन्यू की बात हो रही है, रेंट की बात हो रही है उस बिल्डिंग से, लेकिन वो बिल्डिंग या तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हो या उसके नियर हो, और उसको कल्टीवेटर या रेंट इन काइंड रिसीवर का रिसीव करता, उसको आप लोग डेलविंग हाउसेस, स्टोर हाउसेस या कैटल
सीड्स या सिमिलर पर्पस के लिए यूज करते हो एंड द लैंड इज सब्जेक्ट टू द लैंड रेवेन्यू और ए लोकल रेट, उस केस में आप लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल, और ये भी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर ही आता है। एक एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जैसे एक फार्मर है जिसके पास एक जमीन है, जमीन यानी लैंड है, और उसके पास एक मकान है, हाउस है, नेक्स्ट टू इट यूज फॉर द स्टोरिंग गेन, वो क्या कर रहा है, गेन को स्टोर करने के लिए करता है, ठीक है ना। रेंट फ्रॉम दैट हाउस, यानी कि इससे जो रेंट आएगा वो एग्रीकल्चरल इनकम होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर सेम हाउस रेंटेड है किसी स्कूल के पास, अगर आपने क्या किया, उसको स्कूल में दे दिया, इन तीन के अलावा अगर आप लोग देखते हैं ना, तो वो किस में चला जाएगा, वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो तीन बुनियादी तौर पे बातें हम लोगों ने इस क्लास के अंदर डिस्कस की है। सबसे पहले तो मैंने बताया सेक्शन 2(1)(a) क्या कहता है, ये डिफाइन करता है कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगी, ठीक है, किस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम आप लोग बोलेंगे। उसके बाद हमने देखा इसके तीन कंपोनेंट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तीनों कंपोनेंट को हम लोगों ने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया है। एग्रीकल्चर लैंड से इनकम होती है, इनकम फ्रॉम द प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या इनकम फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग, ये तीनों कैटेगरियों को हम लोग बारी बारी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। बस इतनी ही चीजें हैं, इससे ज्यादा अगर आप लोग जाएंगे ना तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आपके सिलेबस में भी केवल यही टॉपिक, अभी कुछ टॉपिक और है, ऐसा नहीं है हमारी क्लास खत्म हो गई है, थोड़ी थोड़ी चीजें आगे और डिस्कशन करेंगे, एक आध फॉर्मूला भी आएगा, कुछ एक आध न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगी। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क मेरे हिसाब से है नहीं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन का क्या मीनिंग होता है, सर समझा दीजिए फटाफट से। ओके चलिए समझते हैं। देखिए एग्रीकल्चरल ऑपरेशन का क्या मीनिंग होता है, बिल्कुल आसान है, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो बेसिक ऑपरेशन की कैटेगरी आएगी, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन की कैटेगरी आएगी, दो कैटेगरी हम लोग कहते हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन की अगर आप लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एग्रीकल्चरल, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर आपने क्या कहा, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन की बात की है, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, एग्रीकल्चरल जो ऑपरेशन है उसके अंदर आप लोग दो कैटेगरियां रखते हैं, बेसिक ऑपरेशंस को रखते हैं, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, आपका बेसिक ऑपरेशंस लिख दूंगा, ठीक है। बेसिक ऑपरेशंस के बाद आप लोग क्या लिखने वाले हैं, ऑपरेशंस, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग लिखेंगे यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ऑपरेशन, क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ऑपरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या फर्क होता है। देखिए बेसिक ऑपरेशन एसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, जैसे आप लोग सोइल की टिलिंग करते हैं, अगर आप लोग प्लांटिंग सीड्स करते हैं, या शोविंग करते हैं, या वीडिंग करते हैं, वाटरिंग और प्योरिंग करते हैं, या हार्वेस्टिंग करते हैं, ये सब किस में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिक ऑपरेशन में आ जाएगा, क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। सब्सिक्वेंट के अंदर जैसे आपने ड्राइंग किया, कटिंग किया, प्रोसेसिंग किया फॉर द मार्केट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ द मार्केट, ये भी किस में आ जाएगा, ये भी आपका सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस के अंदर आ जाएगा। याद रखिएगा एग्रीकल्चर इनकम के लिए पहला होना कंपलसरी है, अगर दोनों है, इसको मैं एक बार 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, 1 + 2 है तो चल जाएगा, 1 है तो भी चल जाएगा, अगर 1 नहीं केवल 2 है तो नहीं चलेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि विदाउट बेसिक ऑपरेशन, आप लोग क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास बेसिक ऑपरेशन नहीं है, इवन इफ यू परफॉर्मिंग सब्स्टिट्यूएंट 1 इट वुड काउंट एज ए एग्रीकल्चरल इनकम, इसको क्या नहीं किया, कैलकुलेट किया जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जांपल में आप लोग क्या कहेंगे, बाइंग क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर, आपने किसी किसान से जो फसल है वो खरीदा, ड्राई किया, सेल किया, तो ये आपका एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा बच्चे, क्या होगा, ये आपका बिजनेस इनकम होगा, इस बात को अपने ख्याल में रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशंस आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है, एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होते हैं, और कौन से जरूरी है, कौन सा इंक्लूड करेगा, कौन सा एक्सक्लूड करेगा, ये दोनों बातें आपको अपने जहन में रखनी है, क्लियर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे कुछ छोटा सा चार्ट आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज नॉट ए एग्रीकल्चरल इनकम, क्या नहीं होता एग्रीकल्चरल इनकम, नेचर ऑफ इनकम लिखा हुआ है, एक्टिविटी है, आपने क्या किया है, सेलिंग प्रोसेस्ड फूड, यानी कि आपने क्या किया है, प्रोसेस फूड को सेल किया है, आपने जैम को सेल किया है, जेली को सेल किया है, शुगर को सेल किया है, घी को सेल किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये बिजनेस इनकम कहलाएगा, ना कि एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म है, अगर आपके पास डेयरी फार्म है, तो दोनों भी बिजनेस इनकम कहलाएंगे, ना कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएंगे। अगर आप लोग फिशरी या हैचरी करते हैं तो ये भी आपका बिजनेस इनकम कहलाएगा। अगर आपके पास नर्सरी है, फ्लावर्स प्लांट्स विदाउट लैंड कनेक्शन, याद रखिएगा आपके पास लैंड कनेक्शन नहीं है, तो उस केस में
इसमें हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका बिजनेस इनकम कहलाएगा। अगर आपने पेड़ों की ट्री कटिंग किया है लेकिन ये आपके खुद के ग्रो किए हुए फॉरेस्ट है, तो उस केस में जो इनकम है ना वो क्या होगा, वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द ट्री ग्रोइंग स्पॉन्टेनियसली, नो ह्यूमन इफेक्ट। अगर अपने आप अगर कुछ उगता है तो उस केस में नो एग्रीकल्चर इनकम, इसको कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रखा जाएगा। छोटी सी टेबल है, एक बार अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे याद करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, हालांकि जो अभी तक मैंने पढ़ाया है इन्हीं के अंदर से कोई केस बेस्ड बना करके आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा अगर यहां से सवाल आता है, बाकी बहुत कम चांसेस है यहां से सवाल आने के। लेकिन एक आप इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, टैक्स ट्रीटमेंट कई बार पूछ लिया जाता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। जब भी आप लोग टैक्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना तो टैक्स ट्रीटमेंट आपको पढ़ना ही पड़ता है। देखिए टैक्स ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लोग पढ़ेंगे टैक्स ट्रीटमेंट के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 10 और सबसेक्शन कितना है 1 है, क्लियर है। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स अंडर द सेक्शन 10(1), ये आपको थोड़ा याद रखना है। बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद है। व्हेन ए पर्सन हैज बोथ एग्रीकल्चरल एंड द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम द पार्शियल इंटीग्रेशन रूल अप्लाई। माने अगर आपके पास एक तो इनकम कहां से है, आपके पर्सन की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर आपके पास इनकम है कहां से, एग्रीकल्चरल से, ठीक है ना। अगर आपके पास एक तो एग्रीकल्चरल इनकम है, प्लस में अगर आपके पास माय डियर फ्रेंड्स नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, याद रखिएगा। एक तो आपके पास क्या है एग्रीकल्चरल इनकम, एक क्या है आपके पास नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। तो दोनों केसेस में माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा पार्शियली इंटीग्रेशन रूल। क्या लगाएंगे आप लोग, पार्शियली इंटीग्रेशन रूल लगाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, पार्शियली इंटीग्रेशन रूल। अब आप कहेंगे कि सर ये पार्शियली इंटीग्रेशन रूल क्या है, देखिए अभी मैं आपको समझाता हूं पार्शियली इंटीग्रेशन रूल क्या है। क्या कहता है पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब, आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा कोई और इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चरल से भी इनकम है, तो एग्जैक्टली कितना हिस्सा आपको बिजनेस के अंदर रखना है, कितना हिस्सा आपको एग्रीकल्चर के अंदर रखना है, एक टेबल हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कुछ बातें जिनको आपको ख्याल में रखना है। दिस रूल एंश्योर दैट पीपल विद ए हाई एग्रीकल्चरल इनकम, इनके एक पीपल है जिसके पास हाई एग्रीकल्चर इनकम है, डू नॉट अवॉइड हायर टैक्स रेट। वो क्या नहीं अवॉइड कर सकता, हायर टैक्स रेट को अवॉइड नहीं कर सकता है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। देखिए एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जम्प्ट रहेगा, लेकिन जो उसका नॉन एग्रीकल्चरल वाला पार्ट है ना वो अवॉइड नहीं कर सकता है। देखिए टैक्स पेयर या तो इंडिविजुअल हो, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, या आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हो, तो इनमें से अगर कोई है, ये पहली कंडीशन है। और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ये कितनी है आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आपको पता चलेगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है। अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ज्यादा है, दूसरी कंडीशन है, और अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है 5000 से, तो उस केस में आप लोग क्या लगाते हैं, पार्शियली इंटीग्रेशन रूल अप्लाई करते हैं। देखिए क्या कहता है, बहुत बेसिक बात है। मान लीजिए आपकी एग्रीकल्चरल इनकम ए है, आपने नॉन एग्रीकल्चरल इनकम लिया बी है, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एज के हिसाब से ओल्ड रेजिमे की बात करेंगे, याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ओल्ड रेजिम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ओल्ड रेजिम के अंदर क्या है, ओल्ड रेजिम के अंदर आपको ध्यान होगा 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड द रेजिम। क्लियर है, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल को ऐड कर देना। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, ऐड करना है, इनकी कंप्यूट किया आपने ए प्लस बी को, ठीक है। इसको बोलेंगे एग्रीगेटेड इनकम। क्या बोलेंगे, एग्रीगेटेड इनकम। सेकंड में आपको क्या करना है, जो आपने बेसिक एग्जम्पशन है उसको ए के साथ ऐड करना, माने एग्रीकल्चरल इनकम और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को ऐड कर देना है, माने आपने ए और ई को ऐड किया, इसको कहेंगे एग्रीकल्चरल इनकम प्लस में एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है ना। तीसरी में अगर आप टैक्स पेएबल निकालते तो क्या करेंगे, आपने जो ए प्लस बी निकाला, यानी कि आपने जो निकाला है ए प्लस बी, उसके अंदर से हमें माइनस करना है टैक्स प्रोप से, यानी जो आपने क्या निकाला है, ए प्लस ई निकाला है। क्लियर है, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका आंसर होगा टैक्सेबल, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बात थी, आपको समझ में आया, एक न्यूमेरिकल से समझाता हूं। देखो क्या कह रहा है, आपका एज कितना है, आपका एज दिया हुआ है 40 साल। क्लियर है, 40 साल है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, तो असेसमेंट ईयर कितना आ जाएगा आपका 2025 और 26 हो जाएगा। क्लियर, तो अब यहाँ पे क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 6 लाख है, एग्रीकल्चरल इनकम आपका कितना है, आपका
2.5 लाख है, ठीक है ना। और आपका एग्जामिशन लिमिट कितना है, 2.5 लाख है। तो स्टेप में क्या किया था, हमें किन किन को ऐड करना है माय डियर फ्रेंड्स, हमें ए और बी को ऐड करना है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 2 8, 8.5 लाख हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए अब 2.5 लाख तक तो क्या लगाते हैं, 5% लगाते हैं ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग, और 3 लाख जो बच गया है उसके ऊपर आपका कितना होगा, अगर आप लोग 5% निकालेंगे 12,500, और 20% अगर आप लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 60,000। टोटल टैक्स कितना बना, 72,500 बना। अब टैक्स निकालना है आपको 2.5 लाख प्लस में 2.5 लाख। हम क्या करते हैं, हम लोग ए प्लस ई को ऐड करते हैं ना, एग्जाम्पशन लिमिट प्लस में एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, 5 लाख हो गया। तो 5 लाख 2.5 लाख के ऊपर 5% लगेगा, कितना जाएगा 12,500, क्योंकि 2.5% सॉरी आपका 2.5 लाख पर एग्जाम्पशन रहता है, ठीक है, एज क्राइटेरिया वाला। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब दोनों को माइनस कर देंगे, 72,500 में से 12,500 माइनस कर देंगे, 60,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। जिन्होंने मेरा टैक्स रेट वाला, टैक्स स्लैब वाला वीडियो देखा है ना, जो इनिशियल लेवल से मेरे से पढ़ते आए हैं, उनको न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 2.5 लाख एग्जाम्पशन कब होता है, 3 कब होता है, ये सारी चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो बहुत बेसिक बातें हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ स्पेशल केसेज हैं, ये वैसे तो एग्जाम के अंदर आते नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लिए जाते हैं। स्पेशल केसेज है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। स्पेशल केसेज के अंदर कुछ 1-2 बातें हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशल केसेज के अंदर क्या है, देखिए 3 कैटेगरी आपको पढ़नी है। पहली क्या है, पार्शियली एग्रीकल्चरल, ध्यान रखिएगा क्या है, पार्शियली एग्रीकल्चरल, पार्शियली बिजनेस इनकम। माने देखिए आपने ग्रो किया है और आपने मैन्युफैक्चर किया है टी को इंडिया के अंदर, तो 60% एग्रीकल्चर पार्ट होगा, 40% बिजनेस पार्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कॉफी ग्रो किया है और क्योर्ड किया है ग्रोवर ने, तो 75% एग्रीकल्चरल, 25% बिजनेस पार्ट होगा। अगर आपने कॉफी ग्रो किया, क्योर्ड किया, रोस्ट किया बाय द ग्रोवर, सारा काम यहाँ पे तो 60% एग्रीकल्चरल, 40% क्या हो जाएगा, बिजनेस पार्ट हो जाएगा। रबर ग्रो किया है, प्रोड्यूस बाय द ग्रोवर है, तो 65% एग्रीकल्चरल होगा, 35% क्या होगा आपका, बिजनेस पार्ट होगा। याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टेबल रहने वाली है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए फॉर ए कंपनीज एंड द फर्म एग्रीकल्चरल इनकम इज आल्सो एग्जम्प्टेड। याद रखिएगा, कंपनी और फर्म के लिए एग्जम्प्टेड होती है, बट पार्शियली इंटीग्रेशन रूल डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे क्या अप्लाई नहीं होगा, पार्शियली इंटीग्रेशन रूल अप्लाई नहीं होगा। ये केवल और केवल इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, हम जो पहले पढ़ चुके हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कैपिटल गेन होता है एग्रीकल्चरल से, देखिए अगर आपके पास रूरल एरिया के अंदर जमीन है तो ये एग्जम्प्टेड रहेगी, अगर आपके पास अर्बन एरिया के अंदर है तो ये टैक्सेबल होगी, और ये होगी आपकी कैपिटल गेन के हेड के अंदर पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पहले कैपिटल गेन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इसको भी आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हमारा रहने वाला। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोग देख लीजिए। आप लैंड ओनरशिप होनी चाहिए, लीज डीड हो, या रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, या खसरा खतौनी हो, बिल हो, वाउचर हो सेल ऑफ द प्रोड्यूस का, या एग्रीकल्चर इनपुट परचेज बिल हो, या बैंक स्टेटमेंट शोविंग द रिसिप्ट। ये सारी चीजें बेसिक बात है, डॉक्यूमेंट आप लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट समरी है ये, इस क्लास की जो सबसे इंपॉर्टेंट समरी है ये। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है, लैंड है, और वो इंडिया के अंदर है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है, लैंड आउटसाइड द इंडिया, तो टैक्सेबल होगा, पढ़ चुके हैं। नॉन एग्रीकल्चरल प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करते हैं, तो टैक्सेबल बिजनेस इनकम के अंदर होगा। अगर रेंट फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग करते हैं यूज फॉर द एग्रीकल्चरल, तो एग्जम्प्टेड होगा। और अगर आप लोग सेल करते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड को, तो ये भी एग्जम्प्टेड होगा। अगर आप लोग सेल करते हैं अर्बन को, तो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन के अंदर। मिक्स्ड इनकम है आपका टी, कॉफी, रबर से, तो पार्शियली टैक्सेबल होगा। अगर आप पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं फॉर द इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए आपका अप्लाई होता है। तो ये आपकी समरी है, जो इस चैप्टर की समरी है, जो हमने बेसिक बातें पढ़ी है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड क्यों है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आसान है। यहाँ पे कई बार केस स्टडी पूछ ली जाती है, आपको समझ में भी आई होगी, आसान भी है, इजी भी है। और अगर कुछ फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, जब तक लिमिट कीप लर्निंग।